हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आधुनिक भारत का, और उसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बच्चों। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और हंटर कमीशन बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ तक हमने पीछे पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते चल रहे हैं बच्चों, और एक एक घटना जो है यहाँ पे बच्चों हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं क्रम वाइज, ठीक है ना। कि मतलब एक क्रम से जो भी चीज़ें खत्म हो रही है उसके आगे हम दूसरी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पिछले वाले में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। जिस प्रकार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उदारवादियों को खुश करने के लिए लाया गया था, उसी प्रकार से क्रांतिकारियों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनके ऊपर दमन करने के लिए ये रॉलेट एक्ट लेके आया गया 1919 के अंदर ही। क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 के आया, और जस्ट उसी के बाद जो है ये रॉलेट एक्ट भी आ जाता है। और इस एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, क्यों ये बहुत ज़्यादा जो है भारतीयों को नाखुश करने वाला था, वो आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रॉलेट एक्ट से बच्चों। तो जब हम रॉलेट एक्ट को देखेंगे तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को रोकने के लिए जो है बच्चों ये रॉलेट एक्ट लेकर के आते हैं। याद रखिएगा, क्रांतिकारियों की गतिविधियों के लिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम जिसे भी कहते हैं बच्चों, वो उदारवादियों को खुश करने के लिए था। क्योंकि उदारवादी धीरे धीरे जो है नाखुश होते जा रहे थे, ठीक है ना। तो इनको ये लगा कि अगर एक पक्ष हमसे नाखुश हो जाएगा तो दूसरा पक्ष वैसे भी नाखुश है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की शक्तियाँ हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनका एक नियम था कि बांटो करो राज करो। और यहाँ पे भारत में अशिक्षा इतनी ज़्यादा थी कि उदारवादी जो है उनके चरणों में ही गिरे रहते थे। इस वजह से यहाँ पे उग्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों का भी प्रादुर्भाव होता है बच्चों। तो आप देखेंगे कि ये रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से जो सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा था उसके खिलाफ ये कानून लाया गया था बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले अगर बात करें तो कानून बनाने के लिए, याद रखिए, कानून बनाने के लिए एक समिति जो है सर सिडनी रॉलेट, याद रखिएगा, इन्हीं के नाम की वजह से इस अधिनियम का जो नाम है बच्चों रॉलेट एक्ट पड़ जाता है। यहाँ पे एक समिति बनाई जाती है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और इन्होंने ही यह कानून बनाने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को कहा था बच्चों, ठीक है। अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने कानून बनाने के लिए कहा था। और याद रखिएगा, इसके अंदर जो एक प्रावधान किया गया था वो था विशेष न्यायालय का। मतलब जो भी प्रांतीय न्यायालय या उच्च न्यायालय आप कह सकते हैं, उनके अलावा जो है बच्चों यहाँ पे एक विशेष न्यायालय था। और इस न्यायालय की विशेषताएं क्या थीं, देखिए यहाँ पे जो है आप न्यायालय बनाइए, कानून बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर कानून बनाया जाता है, अगर आपको कोई पकड़ के ले जाएगा तो आपको अपना डिफेंड करने का, अपनी बातें रखने का भी तो मौका होना चाहिए। हो सकता है कि आपने वो गुनाह किया ना हो और आपको लोग उठा के ले जा रहे हो। तो वहाँ पे हमारे देखेंगे जितने भी कोर्ट हैं इस समय के बच्चों, वहाँ पे मुजरिमों की बातें भी सुनी जाती। तो हो सकता है कि वो मुजरिम ना हो, उसको फंसाया जा रहा हो। अगर वो अपनी दलील देता है, वो अपने वकील के माध्यम से वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने का प्रयास करता है, तो उसका वो राइट्स है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, इस विशेष न्यायालय के अंदर जो था बच्चों, उनके अंदर उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के 3 वकीलों के द्वारा जो है इस विशेष न्यायालय का जो है यहाँ गठन किया गया था। और इस विशेष न्यायालय की एक मुख्य बात ये थी बच्चों कि न ही इसमें आप दलील दे सकते हैं, न ही इसके अंदर आप वकील कर सकते हैं, और न ही इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको जो है ना धीरे से आप याद रखेंगे, न दलील, न वकील, न अपील। मतलब कि ऐसा न्यायालय था कि अगर आपको केवल शक के आधार पे भी उठा लिया जाएगा तो भी आप कोई दलील नहीं दे पाएंगे, वहाँ पे आपकी दलीलें सुनी नहीं जाएंगी। आप कोई वकील नहीं कर सकते, कोई वकील जब नहीं होगा तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, न ही आप कहीं जो है उच्च न्यायालय या फिर कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय में जा कर के अपील कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है भारतीयों के द्वारा इसे काला कानून कहा जाता है, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, भारतीयों के द्वारा जो है इसे काला कानून के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो हमें क्या याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर विशेष न्यायालय था रॉलेट एक्ट के अंदर। इस विशेष न्यायालय में उच्च न्यायालय के 3 वकील हुआ करते थे,
और इसके विशेषताएं जो थी बच्चों, न ही दलील, न ही वकील, न ही यहाँ पे अपील, और भारतीयों के द्वारा काला कानून भी इसे ही कहा गया बच्चों। याद रखिएगा, जिस समय भारतीय जो है ब्रिटिशर्स से एक कह सकते कि एक उदारवादी नीतियों का वहाँ पे आग्रह कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारी कल्याण करेंगे, उसी समय ब्रिटेन वासियों ने, जो ब्रिटेन की सरकार थी हमारे यहाँ, उसने ये एक्ट पारित करके ये बता दिया कि किस प्रकार से वो भारतीयों के विरोध में रहते हैं, किस प्रकार से उनका जो है मकसद भारतीयों का कल्याण करना नहीं है, बल्कि जो है भारतीयों के अपने बस में रख करके यहाँ से अधिक धन को अपने यहाँ पहुँचाना है बच्चों, ठीक है ना। तो आगे जब चलेंगे तो ये पूरी घटनाक्रम को लेकर के पूरे देश में रोष फैल गया, सारे नेताओं ने इसका विरोध किया, और आप कह सकते हैं विरोध करना भी चाहिए था, क्योंकि आगे आप कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप करते भी हैं तो अगर नहीं भी करते हैं, अंग्रेज़ आपको उठा ले जाएंगे, तो आप वहाँ पे कोई दलील, कोई अपील या कोई वकील नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को वहाँ पे साबित कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे मतलब निर्दोष हैं। इस वजह से जो है पूरे भारत में इसको ले कर के जो है गांधी जी से लेकर के नेहरू तक जो है जितने भी बड़े बड़े नेता थे, इसका विरोध करने लगे, और विरोध करने के साथ ही बच्चों एक बहुत बड़ी घटना घटती है, याद रखिएगा, पंजाब के अमृतसर के अंदर। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 6 अप्रैल, याद रखेंगे बच्चों, 6 अप्रैल 1919 के दिन जो है गांधी जी ने इसके रोलेट एक्ट के विरोध में अपना सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, और कहते हैं कि देखिए जब तक ये सत्याग्रह चलेगा, जब तक आप ये कानून नहीं हटाएंगे। और ये स्टार्ट होने वाला था 6 अप्रैल 1919 के दिन। इस आप तारीख को नोट रखिएगा, जो भी मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख पाता उसे मैं बोल देता हूँ, आप लिख लिया कीजिएगा, ठीक है ना। तो 6 अप्रैल के दिन जो है गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं 1919 के अंदर, और पूरे भारत के अंदर जो है एक व्यापक आंदोलन छिड़ जाता है इस कानून के कारण, ठीक है बच्चों। फिर आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए ये पूरा कांड जो है इस कानून की ही जड़ थी बच्चों, ठीक है ना। इस कानून की ही जड़ की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा हत्याकांड होता है। होता क्या है देखिएगा ज़रा, क्योंकि जैसा कि पूरे भारत में सत्याग्रह चल रहा था, जनसभाएं चल रही थी, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, और लोगों को कह सकते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा था। उसी क्रम में बच्चों पंजाब के अमृतसर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे भी बहुत बड़े मात्रा में जो है आयोजन किया जाता है जनसभाओं का, अंग्रेज़ों का विरोध प्रदर्शन किया जाता है। उसी समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। किसके कारण? जिन्होंने क्या किया था, विरोध कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे रोलेट एक्ट के विरोध में। इस वजह से क्या होता है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, याद रखिएगा। और ये गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919 के दिन होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जो गिरफ्तारी है 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर से कर ली जाती है बच्चों। कहाँ से? अमृतसर। और याद रखिएगा जलियांवाला बाग आज भी जो है अमृतसर के अंदर है। आज वो एक पर्यटन का स्थल है, अगर आप जाएंगे देखने के लिए, और वो एक प्रकार का ऐसा पर्यटन है जहाँ पे आपके जाते ही वहाँ पे एक जुनून सा आ जाएगा, वहाँ पे आपके मन में जो है एक क्रांति की सोच पैदा हो जाएगी, वहाँ पे आपके जो है हृदय में एक करुणा का भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि इस कांड के अंदर 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी बच्चों, ठीक है ना। और याद रखिएगा, आगे चलते हैं इस बात को, तो यहाँ पे देखेंगे कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जब गिरफ्तारी हो जाती है तो पंजाब की जनता उग्र हो जाती है, और उग्र होने के साथ साथ वहाँ पे ब्रिटिश सेनाओं पर हमला कर देती है। तो इस वजह से जब वहाँ पे उग्रवाद ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वहाँ पे कानून व्यवस्था भंग हो जाता है, तो बच्चों वहाँ पे लागू हो जाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून बच्चों। जब सैन्य कानून वहाँ पे लागू होता है तो आप याद रखिएगा, सैन्य कानून के अंदर सेना से बिना परमिशन के जो भी बाहर निकलेगा उसको दंड दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब इस कानून के अंदर सेना से बिना परमिशन के कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, 3 लोगों से ज़्यादा कोई भी इकट्ठा एक जगह पे नहीं होगा, इस कानून के तहत था। और आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो था इस कानून से, देखिए जब ये कानून लागू किया गया था वहाँ पे, तो इस कानून से देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या अनपढ़ थी, उनको नहीं पता था ये कानून क्या होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, हम उस समय कोई संचार व्यवस्था भी नहीं थी कि जैसे कि आज सीधे माध्यम से गरीब व्यक्ति भी, जो अनपढ़ व्यक्ति भी है, उसको भी टीवी के माध्यम से पता चल जाता है, अच्छा आज देश में ये लागू होने वाला है, आज देश में ये होने वाला है। लेकिन उस समय ऐसा तो था नहीं, उस समय अखबारों के माध्यम से चीज़ें निकाली जाती थी।
घोषणाएं सरकार की निकाली जाती थी, लेकिन जिनको अखबार नहीं पढ़ने आएगा या फिर जो अखबार में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा माहौल जो था वो रोलेट एक्ट के विरोध में चल रहा था। दूसरी चीज़, जब सब सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है लोग खड़े हो उठते हैं। तो वहाँ पे जो है इस कानून को बहुत सारे लोग जो है ध्यान में नहीं रखते हैं बच्चों। और आप याद रखेंगे इस कानून को बहुत सारे लोग न जानते हुए भी आप देखेंगे कि बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए, क्योंकि पंजाब में आप देखेंगे बैसाखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, और ये सब बेखबर लोग जो थे जलियांवाला बाग में जाकर के बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। और कह सकते हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी जनसभा भी थी जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ी हुई थी। और ये घटना है बेटा 13 अप्रैल 1919 के दिन की, और ये इतिहास के कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में एक काला दिन के रूप में साबित होता है, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा पूरा का पूरा भारत के ऊपर एक खूनी धब्बा बन के यहाँ पे रह गया था बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारे लोग जो है बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में वहाँ पे मौजूद थे। और आप देखेंगे कि वहाँ का जो ब्रिटिश अधिकारी था वो था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर बच्चों, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी था वो था आपका ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। अब इसको क्या हुआ, इसको ये लगा, जब इसको खबर मिली कि मैंने अभी मना किया था, मार्शल लॉ लगा है, मैंने कहा था 3 लोगों से ज़्यादा नहीं निकलेंगे बाहर, अगर एक आध लोग निकलते भी हैं तो सेना से परमिशन लेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरे 1000-2000 लोग पहुँच गए हैं। इस वजह से इसने अपने आदेश की अवहेलना माना इस चीज़ को बच्चों, ठीक है ना। इसने कहा कि ये मेरे आदेश की अवहेलना है, और उसने क्या कर दिया कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली चलवा दी बच्चों। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग के अंदर अंधाधुंध गोली चलवाई जाती है, और गोलियां तब तक चलाई जाती हैं जब तक सैनिकों की गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती हैं, और चारों तरफ से घेर कर बीच में वो सारे लोग थे बच्चों। आप सोच सकते हैं बीच में वो सारे लोग थे और चारों तरफ जो है ब्रिटिश की सेना थी बच्चों। क्या इस सेना के अंदर भारतीय नहीं थे क्या? इस सेना के अंदर भारतीय भी थे, और उन्होंने अपने भारतीयों के ऊपर भी गोलियां चलाई बच्चों। इसलिए कहता हूं कि आज जो है हमारा देश जिस प्रकार से संगठित है, अगर देश को तोड़ा जाता है बच्चों तो अपने लोग ही अपने के ऊपर गोलियां चलाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि इस समय जो ये पूरा का पूरा घटना हुआ, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए, क्योंकि कहीं भाग नहीं सकते थे, चारों ओर से गोलियां बरस रही हैं बच्चों। किसी न किसी को, बच्चे से लेकर के, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, जवान तक, महिलाओं तक को यहाँ पे नहीं छोड़ा गया, और निर्दयतापूर्ण जो है उनको गोलियों से छल्ली कर दिया गया बच्चों। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना जो है कहीं भी किसी भी देश के लिए बहुत ही निंदनीय हो सकती है, लेकिन इन कमीनों को कोई भी परवाह नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जब ये प्रतिक्रिया आती है तो यहाँ पे बहुत सारे जो नेता थे वो कह सकते हैं कि दुखी हो गए, और दुखी होने के क्रम में आप याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, जो कि ब्रिटिश ताज के द्वारा इनको मिला था बच्चों, ठीक है ना। ब्रिटिश ताज के द्वारा नाइटहुड की इनको उपाधि दी गई थी, और इन्होंने कहा कि कौन सा ब्रिटिश ताज जिसने हमारे लोगों पर गोली चलवाई, क्या उसका हम ताज लेकर के यहाँ पे खुश रहेंगे? क्या उसकी उपाधि लेकर के हम खुश रहेंगे? क्या उनकी उपाधियों को लेकर सबको घूमते रहेंगे कि ये ब्रिटिशर्स ने हमको दिया है, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों पे गोलियां चलाई हैं निर्दयतापूर्ण बच्चों वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं नाइटहुड की उपाधि नहीं रखूँगा, इन्होंने त्याग दिया। दूसरा चीज़, शंकर नाग बच्चों, ठीक है ना। शंकर नाग ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी में मैंने आपको बताया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कि 8 में से 3 को भारतीय रहना वहाँ पे निश्चित किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर, और उसी में एक थे बच्चों शंकर नागर। शंकर नागर जो थे बच्चों, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं किस कार्यकारिणी में रहूँगा, उस कार्यकारिणी में जिसके लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई हैं, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से अपना जो है पत्ता गोल करके काट लिया, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे 18 अप्रैल को घटना होती है, 13 अप्रैल को, 18 अप्रैल को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह समाप्त कर दिया। जो 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह स्टार्ट किया था, अब इन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह को समाप्त कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि हमारे लोगों ने तो अहिंसा का यहाँ पे प्रदर्शन किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने हिंसा कर दी बच्चों, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब जो है कहा कि नहीं, अब मुझे रुकना पड़ेगा, और इन्होंने 18 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह की समाप्ति की घोषणा कर दी बच्चों। अब याद रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। गोलियां किसने चलवाई? तो याद रखेंगे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने करवाई थी। लेकिन उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो मैंने आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ाया था। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड हमारे यहाँ के क्या थे बच्चों? तो वायसराय था। ठीक है, तो ये चेम्सफोर्ड जो था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत का वायसराय था। ठीक है बच्चों। अब याद रखेंगे कि जनरल डायर, देखिए यहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर जो था, ये वहाँ का ब्रिटिश अधिकारी था, लेकिन पंजाब का उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था बच्चों। माइकल ओडायर, जिसने गोलियां चलाने की आदेश दिया था बच्चों। ठीक है ना, माइकल ओडायर। ऐसा माना जाता है बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा कि माइकल ओडायर ने इस जनरल डायर यानी जनरल रेजिनाल्ड डायर को जो है आदेश दिया था कि गोलियां चलाओ। ठीक है ना बच्चों, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। तो आप याद रखेंगे कि जो है ऊधम सिंह, याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा नाम बच्चों, ऊधम सिंह, जिन्होंने उस समय जब ये घटना हुई थी, शायद वो बहुत छोटे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ भर गया था कि हमारे लोगों का बेटा तुमने हत्या किया है, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं, जो जिम्मेदार है इसके पीछे उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और ऊधम सिंह ने अपना जो नाम है वो रखा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। याद रखिएगा, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा। और ब्रिटिश संसद के अंदर, याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद के अंदर, भारत में नहीं, जब ये बड़े हो जाते हैं, ये घटना 1919 में हुआ था बच्चों, लेकिन 1939 और 40 के अंदर जो है ब्रिटिश संसद में घुस करके इस माइकल ओ डायर को गोली मारते हैं। ये जनरल रेजिनाल्ड डायर को नहीं बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है गायब हो जाता है, लेकिन पकड़ा कौन जाता है? माइकल ओ डायर। और ब्रिटिश संसद के अंदर, भारत में नहीं, ब्रिटिश संसद के अंदर ये ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी, और इसी की वजह से इनको 1940 के अंदर फांसी दे दिया गया बच्चों। ठीक है ना, फांसी दिया गया, लेकिन 1974 में इनकी अस्थियों को भारत वापस लाया गया बच्चों। तो 1940 के अंदर ऊधम सिंह ने जो है यहाँ पे देखेंगे माइकल ओ डायर को गोली मारी थी, जो कि जनरल डायर नहीं था बच्चों, जनरल डायर अलग था। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि जनरल डायर को मारा था, नहीं, जनरल रेजिनाल्ड डायर जो था वो अलग था, उसने गोलियां चलवाई थी, वहाँ पे गोलियां चलवाते समय वहाँ पे मौजूद था वो। लेकिन माइकल ओ डायर वहाँ का लेफ्टिनेंट था पंजाब का, और कहा जाता है कि इसी के आदेश पे जो है गोलियां चली थी, इस वजह से ऊधम सिंह ने इसे ब्रिटिश संसद के अंदर मारा था गोली। ठीक है, और कह सकते हैं कि उस समय ये करना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखेंगे अस्थियों को 1974 में भारत लाया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर। फिर आप देखेंगे अब ये पूरी जो घटना होती है, अब ये घटना पूरे भारत में जो है निंदनीय थी। बाहर से भी ब्रिटिश सरकार की निंदा होने लगी, और इस निंदा की वजह से जो है मॉन्टेग्यू, जो कि भारत सचिव थे, उन्होंने एक कमेटी बैठाई बच्चों। ठीक है ना, इसकी जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, जो कि 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी के दिन, क्योंकि ये 13 अप्रैल को घटना हुई थी, और 14 अक्टूबर 1919 को उन्होंने एक कमेटी बनाई, और कमेटी को नाम दिया गया डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। क्या था बच्चों? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसको हम हंटर कमेटी या हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में जाएगा, जब कमेटी का वास्तविक नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था, तो क्यों इसे हंटर आयोग भी कहते हैं? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे बच्चों। ठीक है ना, इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं विलियम हंटर थे, और उन्हीं के नाम पे जो है इसे हंटर आयोग भी कहते हैं बच्चों। इस बात को आप पूरी तरह से याद रखेंगे। अब ये हंटर आयोग जब भारत आता है, तो भारत आकर के इसने दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब, लाहौर आदि से बयान दर्ज करता है, और बयान दर्ज करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो मार्च 1920 के अंदर ये सौंप देता है बच्चों, और डायर के कृत्यों की निंदा करता है। मतलब यहाँ पे जो हंटर कमीशन जो बनाया गया था बच्चों, ये हंटर कमीशन जो है जब पूरा बयान लेता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है वहाँ पे, इस रिपोर्ट के अंदर उसने जनरल डायर के कृत्यों की निंदा करता है। कहता उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लिया कि उसने अगर ऐसा किया भी है, तो उसे जो है जैसे मान लीजिए कोई घायल है, उसके लिए उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए था उसे, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया, और वहाँ पे निर्दयतापूर्वक उसने गोलियां चलवाई बच्चों। ठीक है ना, तो इस सारे कृत्यों को जो है जब उसको ब्रिटिश संसद में जब जनरल डायर पेश हुआ, तो उससे पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने कहा कि देखिए, हम जो
ये अलग बात थी कि मैं उसके ऊपर गोलियां नहीं चलवाता, लेकिन अगर मैं गोलियां नहीं चलाता तो वो फिर वापस आते और मैं अपना ऐसा मजाक बनते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मुझे लगा कि इनको मार देना ही उचित होगा बच्चों, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि अब ब्रिटिश संसद भी इसे बचाने का प्रयास करती है, क्योंकि अधिकारी इनका है, तो इनको बचाने के लिए वो जो है अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए इंडेमिनिटीज एक्ट यहाँ पे लागू कर देती है। इंडेमिनिटी एक्ट लागू करके उसे जो है वॉशिंग मशीन की तरह यूज करके उसको बाहर कर देती है, और यहाँ पे किसी अधिकारियों के ऊपर कोई भी मामला नहीं चलाया जाएगा, ठीक है ना। इस एक्ट के अंदर किसी भी अधिकारियों के ऊपर अगर उसके कृत्यों के लिए कोई भी मामला जो है ब्रिटिश संसद में नहीं चलाया जाएगा। अब यहाँ पे भारतीयों में एक रोष पैदा हो गया। अब जो उदारवादी जिनके चरणों में गिरे रहते थे, अब उनकी आंखें खुलती हैं और कहते बताओ हमारे लोगों का हत्या करके और जिस हत्यारे को इन्होंने बचा लिया, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर उसके कृत्यों को गलत ठहराया भी गया था, लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसको बचा लिया इस एक्ट के द्वारा। और आप वहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि वहाँ का एक जो प्रतिष्ठित अखबार था मॉर्निंग पोस्ट, उसने जनरल डायर के कृत्यों की बहुत बड़ी सराहना की, और सराहना करने के बाद उसके लिए 26,000 पाउंड की राशि जो है वो एकत्रित किया उसके जीवन निर्वाह के लिए बच्चों, ठीक है ना। कहा कि देखिए हमारे सेना ने बहुत एक उच्च काम करके आया है, भारत के अंदर मासूम लोगों को मार करके आया है, और इसके लिए जो है उसने यहाँ पे 26,000 पाउंड की राशि जो है इकट्ठा कराती है। अब आप सोच सकते हैं कितने घिनौने कृत्य के साथ वे लोग जी रहे थे और हमारे साथ उसका व्यवहार कर रहे थे, और आज जो है देखेंगे वो हमसे नीचे पायदान पे हैं। वो एक ऐसे लोग थे जिन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से लूटा था, लूटने के बाद एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में सारी अर्थव्यवस्थाओं से पीछे थी। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, खाने के लिए भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर थे। लेकिन भारतीयों के अंदर एक ऐसा ताकत है, भारतीयों के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा ताकत है कि वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है, और आत्मनिर्भरता के इसी मार्ग पे चल करके उसने आज ब्रिटेन को पीछे करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया बच्चों भारत, ठीक है। तो आगे की जो पूरी की पूरी कहानी है हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, और जितने भी बच्चे हैं जो कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे भी जो है हम आपको इसी प्रकार के वीडियो को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।